वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 112 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इम्पोर्टेंट साइंस के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है सीरीज़, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो 24 तारीख को होने वाला है उसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा। प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो निर्वात यानी वैक्यूम में गमन कर सकती हैं क्योंकि वे विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दोनों के दोनों। देखिए, प्रकाश तरंगे यानी जो लाइट वेव होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। चूंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इसलिए उनके माध्यम के लिए, उनके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो वैक्यूम निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश का वेग बदलेगा और तरंगदैर्घ्य बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती, वो अपरिवर्तित रहती है। ये बोल रहा है दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया यहाँ पर। अब सही जो है केवल एक ही होगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, इसके विपरीत ध्वनि तरंगों को देख लो। अगर बताऊं तो ध्वनि तरंगे यानी जो साउंड वेव हैं, क्या वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं? नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, वो यांत्रिक तरंगे हैं, यानी मैकेनिकल वेव हैं, और वो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, यांत्रिक तरंगे हैं ध्वनि तरंगे, और अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ध्वनि तरंगे, और उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। वो निर्वात में नहीं चल सकती। प्रकाश तरंग निर्वात में चल सकती है। माध्यम यानी ठोस, द्रव या गैस। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो पहला वाला सही है। हालांकि माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं। प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। कौन सा सही है इसमें? बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के संदर्भ में जो माइरेज बनता है, मृग मरीचिका का बनना, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर, मतलब बी है इसका आंसर। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दोनों शर्तें अनिवार्य हैं। प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है। चलिए, पायस यानी इमल्सन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह हमेशा एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित प्रवस्था गैस और परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। तीसरा है, यह एक ठोस का गैस में मिश्रण होता है। चौथा है, यह दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों का एक कोलाइड मिश्रण है। पायस यानी इमल्सन दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों का एक कोलाइड मिश्रण है। डी है इसका आंसर। पायस या इमल्सन एक ऐसा कोलाइड घोल है जिसमें परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित प्रवस्था दोनों ही तरल होते हैं, जैसे दूध और मक्खन, दूध या मक्खन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। परमाणु रिएक्टरों में मंदक यानी मॉडरेटर और शीतलक यानी कूलेंट दोनों के रूप में कार्य करने वाला पदार्थ कौन सा है? कौन सा होता है? D2O होता है। भारी जल, स्कूल से पढ़ते आ रहे होगे। सी है इसका आंसर। देखिए, भारी जल यानी D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड न्यूट्रॉन की गति को धीमा करके मंदक और थर्मल ऊर्जा को स्थानांतरित करके शीतलक दोनों में अत्यधिक प्रभावी है, बिना न्यूट्रॉन को नष्ट किए।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। देखिए, इंसुलिन जो है आपके शरीर में, हमारे शरीर में अग्नाशय यानी पेनक्रियाज की अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है क्या? यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने का काम करता है क्या? कौन सा सही है इसमें? देखिए, इंपॉर्टेंट है, हमारे पेट के अंदर जो है अग्नाशय है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में होते हैं लैंगरहैंस द्वीप, उससे 3 कोशिकाएं, 3 सेल होती हैं उसमें, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। तो बीटा से निकलेगा क्या? इंसुलिन। यहाँ क्या लिखा है? अल्फा से निकल रहा है, अल्फा से तो ग्लूकेगॉन निकल रहा है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और बिल्कुल इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज के स्तर को कम करने का काम करता है, केवल दूसरा वाला ही यहाँ पर सही है, तो सी में है दूसरा। देखिए, इंसुलिन हार्मोन्स जो है अग्नाशय पेनक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीप में स्थित बीटा सेल या बीटा कोशिकाओं से निकलता है, तो पहला वाला सही नहीं है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, इसलिए दूसरा वाला सही है। ठीक है, हमारे पेट के अंदर के ये जो ऑर्गन है कि अग्नाशय को पेनक्रियाज कहा जाता है, लिवर, यकृत है, किडनी, ब्रक है, फेफड़े, लंग्स है, ठीक है, प्लीहा, स्प्लीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब पता होने चाहिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। चलिए, कीटभक्षी पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? उसमें होती है नाइट्रोजन की कमी। कीटभक्षी पौधा है ये। तो कीटभक्षी पौधे आमतौर पर दलदली और अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का पाचन करके अपने प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करने के केंद्र के रूप में काम करता है? ये है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर, भूख यानी हंगर, प्यास थ्रस्ट को नियंत्रित करने के केंद्र के रूप में काम करता है। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति में किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। देखिए, जब किसी पदार्थ को एक बहुत कम क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है तो उसका विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से 0 हो जाता है, जिसे अतिचालकता कहते हैं। आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये डाल रहा है शुष्क बर्फ या फिर सिल्वर आयोडाइड। डी है इसका आंसर। सिल्वर क्लोराइड लगाकर गलत मत कर देना। तो सिल्वर आयोडाइड की क्रिस्टल संरचना प्राकृतिक बर्फ के क्रिस्टल के समान होती है, जो बादलों में नमी को आकर्षित कर वर्षा की बूंदें बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक जो चिकित्सा और फॉरेंसिक में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोशिकाओं से प्रोटीन को अलग करना, डीएनए अणुओं के विशिष्ट खंडों की लाखों प्रतियां बनाना, आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करना, जीन थेरेपी के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को बदलना। इन सभी को डिफाइन करके यहीं एलिमिनेट कर देता हूं मैं। देखिए, आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं। जीन थेरेपी के माध्यम से दोषपूर्ण जीन को बदलना, इसको जीन एडिटिंग बोलेंगे। कोशिकाओं से प्रोटीन को अलग करना कोशिका लिसिस कहलाता है, तो आंसर बचा बी। डीएनए अणुओं के विशिष्ट खंडों की लाखों प्रतियां बनाना यानी एम्प्लीफिकेशन, उसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सी है इसका आंसर। 11th-12th में बायोलॉजी रही होगी तो पता होगा आपको, आसान लग रहा होगा, नहीं पढ़ी होगी तो अभी भी आसान ही है। देखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का आविष्कार कैरी मुलिस ने किया था। यह डीएनए के छोटे टुकड़ों से बहुत कम समय में उसकी अरबों प्रतियां बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। बाकी जीन एडिटिंग, दोषपूर्ण जीन को बदलने की प्रक्रिया को जीन एडिटिंग कहा जाता है, ना कि
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसलिए एलिमिनेट है वो। आरएनए को डीएनए में बदलने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और कौन सा रह गया? कोशिकाओं से प्रोटीन को अलग करके यानी निष्कर्षण या प्यूरिफिकेशन के लिए कोशिका लेसिस विधि का उपयोग किया जाता है, जिसके बाद क्रोमेटोग्राफी या सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीकों से प्रोटीन को शुद्ध किया जाता है। चलिए 11वां प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट ढूंढिए इनमें। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। सभी प्रोटीन अनिवार्य रूप से एंजाइम होते हैं क्या? पहला स्टेटमेंट सही है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। सभी प्रोटीन अनिवार्य रूप से एंजाइम नहीं होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इनकरेक्ट दूसरा है, तो दूसरा ही आपका उत्तर है बी। मतलब सी में है तो सी है, केवल 2, पहला सी है। देखिए, कथन एक पूरी तरह से सत्य है क्योंकि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन संरचना के बने होते हैं और रासायनिक क्रियाओं को गति देते हैं। दूसरा वाला इनकरेक्ट है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, न कि सभी प्रोटीन एंजाइम। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, जैसे कोलेजन, केराटिन है, मतलब वो हीमोग्लोबिन संरचनात्मक या परिवहन प्रोटीन है, एंजाइम नहीं। चलिए फोटो न्यूट्रॉन उत्सर्जन या नाभिकीय विखंडन में भाग लेने वाले क्वार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फोटो न्यूट्रॉन उत्सर्जन या नाभिकीय विखंडन में भाग लेने वाले क्वार्क के संदर्भ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क नामक मूलभूत कणों से बने होते हैं। प्रकृति में क्वार्क स्वतंत्र रूप से अकेले पाए जा सकते हैं? नहीं पाए जा सकते। इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से बने होते? नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क नामक मूलभूत कणों से बने होते हैं, पहला सत्य है। क्वार्क पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। क्या है आंसर? ए। देखिए, क्वार्क पदार्थ के मूलभूत कण हैं। एक प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है, जबकि एक न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण मुख्य रूप से किस अंग द्वारा होता है? यूरिया NH2CONH2। किडनी लगाकर गलत मत कर देना इसको, ठीक है। लिवर उत्तर है इसका, यकृत। देखिए, मानव शरीर में यूरिया यानी NH2CONH2 का जो संश्लेषण है मुख्य रूप से यकृत में होता है, यानी लिवर में होता है, ठीक है। यूरिया चक्र देखें, यूरिया साइकिल और उत्सर्जन देखेंगे इसका। यूरिया साइकिल यानी यूरिया चक्र यकृत की कोशिकाओं में ऑर्निथिक चक्र या यूरिया चक्र द्वारा विषाक्त अमोनिया को अपेक्षाकृत कम विषैले यूरिया में बदला जाता है। यकृत में संश्लेषित होने के बाद यूरिया रक्त प्रवाह के माध्यम से वृक्क यानी किडनी तक पहुंचता है, जहां इसे छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से चलती है प्रोसेस। तो वृक्क यानी हमारी किडनी केवल रक्त से यूरिया को छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, न कि इसका निर्माण वो करेगा लिवर संश्लेषण। कौन करेगा? लिवर। ध्रुवित प्रकाश यानी पोलराइज्ड लाइट के संदर्भ में त्रिविमीय यानी 3D फिल्मों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले चश्मों में किस सामग्री या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें होता है पोलराइड, ठीक है। सी है इसका आंसर। तो ये नॉन पोलराइड है या पोलराइज्ड है? अच्छा, इस इफेक्ट को आप लेंस कार्ट में अगर कभी जाओ चश्मा लेने के लिए तो वहाँ पर भी देख सकते हो, पोलराइज्ड ग्लास को। सन ग्लासेस लेने के लिए भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब दृष्टि कम होगी तभी वहाँ पर जाना है, आई साइट के लिए। देखिए, पोलराइड एक ऐसी विशेष फिल्म या युक्ति है जो सामान्य अध्रुवित यानी अनपोलराइज्ड प्रकाश को समतल ध्रुवित यानी प्लेन पोलराइज्ड प्रकाश में बदलने का सबसे सस्ता और व्यावसायिक तरीका है। इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने और चकाचौंध को कम करने के लिए किया जाता है। सनग्लासेस अगर पोलराइज्ड है तो कितनी भी तेज़ धूप हो रही है आप आराम से देख पाओगे, आपकी आँखों को जलन नहीं होगी इसमें, ठीक है। देखिए, पोलराइज्ड फिल्टर प्रकाश की तरंगों को केवल एक ही तल में कंपन करने की अनुमति देते हैं। 3D चश्मों में बाईं और दाईं आँख के लिए अलग अलग ध्रुवण कोण होते हैं, जिससे भ्रम पैदा कर 3D प्रभाव दिखता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। स्कूल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाया होगा आपने तो बिल्कुल उसमें डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं उसमें। करेक्ट कर देता हूँ इसको यहीं। इसकी आंतरिक झिल्ली में कई उभार होते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, ये भी। यह कोशिका श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। एस्प्रिन जिसका उपयोग दर्द निवारक और दिल के दौरे को रोकने के लिए किया जाता है, रासायनिक रूप से क्या है? एथिल बेंजोएट है, मेथिल सैलिसिलेट है, सोडियम सैलिसिलेट है, या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। एस्प्रिन जो है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। सी है इसका आंसर। देखिए, एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है जो सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलेशन से प्राप्त होता है और यह एक एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है। साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना या रंग दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना का परिणाम है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए, साबुन के बुलबुलों में रंगों का बनना यह है प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सब क्या है? यह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, जब प्रकाश साबुन के बुलबुलों की पतली फिल्म की ऊपरी और निचली सतह से परावर्तित होता है तो दोनों तरंगों के बीच सुपर इम्पोजिशन यानी व्यतिकरण होता है जिससे कुछ रंग दिखाई देते हैं और कुछ गायब हो जाते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये। चलिए, आनुवंशिक रोग हीमोफीलिया पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, वर्णांधता पर भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि कट फट जाए तो हीमोफिलिक व्यक्ति का रुधिर बहता रहता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो क्या हो गया? यह एक लिंग सहलग्न वंशागति रोग है, यानी यह एक एक्स सहलग्न अप्रभावी विकार है जिसमें रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। सी है इसका आंसर। जीवाणु के संक्रमण की बीमारी नहीं है ये। यह गुणसूत्र 21 के ट्राइसोमी के कारण होता है, ये नहीं है। केवल पुरुषों में ही ऐसा नहीं है, पुरुषों महिलाओं दोनों में। देखिए, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज़ है यानी आनुवंशिक विकार है जो एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन के कारण होता है। इसमें रुधिर का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जमाने वाले कारक की कमी हो जाती है, जैसे कारक 8th और 9th की। चलिए, एलपीजी जो बहुत रेट बढ़ चुके हैं आजकल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको, इसके मुख्य घटक बता दीजिए। इसके मुख्य घटक हैं, एक तो है इसमें ब्यूटेन और दूसरी है इसमें प्रोपेन। तो ए है इसका आंसर। और एथिल मरकप्टेन भी इसमें मिलाई जाते हैं ताकि उसमें स्मेल आती है अगर रिस जाए तो ये। तो एलपीजी मुख्य रूप से प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसे उच्च दाब पर द्रवित किया जाता है। 20वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में उपयोग किया जाने वाला जो फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ का तार है, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में। देखिए, जो फ्यूज़ वायर है इसका जो प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए, निम्न होना चाहिए? देखिए, इसका प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए, तो CD को हटा दीजिए। प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए और गलनांक होना चाहिए इसका निम्न। प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी उच्च, ये गलत है, ये है इसका आंसर। प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए और गलनांक इसका निम्न होना चाहिए। क्यों निम्न होना चाहिए? क्योंकि अचानक से अगर तेज़ वोल्टेज आती है तो एकदम पिघल कर टूट जाए ये, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं या आइटम हैं वहाँ से कट जाए, मतलब परिपथ टूट जाए तो फिर वो ख़राब ही नहीं होंगे, जलेंगे ही नहीं। देखिए, फ्यूज़ तार यानी फ्यूज़ वायर एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है। यह आमतौर पर, यह भी इम्पोर्टेंट है, शीशे और टिन का मिश्र धातु होता है, ये पूछ लेते हैं। इसका मुख्य उपयोग घरेलू और औद्योगिक परिपथों को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए होता है।
फ्यूज तार का जो प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए ताकि अत्यधिक धारा आने पर वह जल्दी गर्म हो सके, और गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि गर्म होते ही तुरंत पिघलकर परिपथ को तोड़ दे। ठीक है, परिपथ टूट जाएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो ख़राब होने से बच जाएंगे। तो साइंस के 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर ही मिलेगी। धन्यवाद।